बहुत आभारी हूँ कुलाल जी का, आप सबका, कि मैं गुजरात छात्र संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे सबसे बड़ी इस चीज़ का फख्र और खुशी है, खास तौर पे गुजरात के अंदर जिस तरीके से हमारा ये संगठन राष्ट्रभक्ति सबको बुला के, ऐसे सीनियर हमारे भाई साहब सबको बुला के मोटिवेट करना यूथ को कि हमारा आगे फ्यूचर क्या होगा, प्रथम राष्ट्र के लिए, नए भारत के लिए, भारत को कैसे हमने मजबूत करना है, और एक जज्बा राष्ट्रभक्ति का। तो मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि आज हमको इन्होंने बुलाया और हजारों स्टूडेंट होंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे देश के लिए, देश की तरक्की के लिए। और ख़ास तौर पे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, हमें फख्र है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत के अंदर एक नया इतिहास बनाया है। इससे पहले भी 7 साल 8 साल पहले भी जो मेरा मुद्दा है टेररिज्म, रोज जवानों की शहादतें होती थी। कोई ऐसा गांव नहीं था हिंदुस्तान के अंदर जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के खून के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई किसी जवान की बॉडी नहीं आती थी। सबसे बड़ा मुद्दा था टेररिज्म किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, और हम सोचते थे पता नहीं कोई होगा या नहीं होगा, पर एक पॉलिटिकल विल थी, एक राष्ट्रभक्ति की भावना थी, एक राष्ट्र से प्यार था। मौत का कफन बांधा और आज पूरे देश के अंदर टेररिज्म काफी हद तक समाप्त हो चुका है। हाँ, कहीं कहीं कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी हमारी सीमाएं हैं, काफी बड़ा फॉरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं इन दिनों में होता है, पर पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे कि टेररिज्म नाम की कोई चीज नहीं रही। 26/11 की घटना होती थी, पार्लियामेंट की घटना होती थी, जयपुर के अंदर 120 लोगों का मारे जाना, दिवाली के दिनों में घटना होती थी, हर जगह पे घटनाएं होती थी। उसके ऊपर बड़ा कंट्रोल हुआ। इसके ऊपर गुजरात को भी, गुजरात की प्रेस को, पूरे देश को और मोदी जी का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी मैं किसी चैनल में देख रहा था सुबह, यह हुआ कि कैलिफोर्निया के अंदर मंदिरों पे हमला हुआ, गलत स्लोगन लगाए गए, क्योंकि आजकल आप देख रहे कि खालिस्तान टेररिज्म तक खत्म हुआ, पर खालिस्तान का मुद्दा एक बड़ा दुनिया के अंदर एक अहमियत बना गया। और चंद लोग हैं ये, और गुरबंश सिंह पन्नू जो खालिस्तानी, जिसने पीछे कहा कि हम पूरे प्लेन को उड़ा देंगे, इन दिनों में प्लेन में कोई सफर ना करे। तो उससे पहले यूके के अंदर अम्बेसी के बाद तिरंगे झंडे को उतार करके उसका अपमान किया गया। भगत सिंह जी को आतंकवादी कहा गया, भारत माँ के खिलाफ स्लोगन लगाए गए, तिरंगे झंडे को फुटबॉल बना के उसको रोदा गया, सिर पे पगड़ी। ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हमारे स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं कनाडा के अंदर, पंजाब से जाते हैं, सब लग जाते हैं पीछे इनके, यूके में जाते हैं लग जाते हैं इनके पीछे। तो बहुत बड़ी एक टेररिज्म की जो समस्या ये खालिस्तानियों की चल रही है, इसका एक ही जवाब है। कल किसी पत्रकार को मैंने बोला था, हिंदू बोले तो हिंदू, हिंदू बोले तो फिरकाप्रस्त, हिंदू बोले तो तू आरएसएस, तो बोले कौन? सिख बोले ना, क्यों ना सिख बोले भी? तिरंगा झंडा जो है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का है। जलियांवाला बाग के अंदर सबका खून गिरा है, तिरंगे झंडा फिर बुना है। हमारे जवानों की शहादत होती, चाहे ईसाई है, मुस्लिम है, हिंदू सिख सब उसमें लिपटी आती है। हम क्यों पीछे हटे, हम क्यों ना बोले? तो इसका एक ही जवाब था, जिस दिन पूरे हिंदुस्तान के गुरुद्वारा साहब के अंदर सिख कौम तो मानवता की रक्षा के लिए बनाई गई, किसी को मारने के लिए नहीं, मानवता की रक्षा के लिए। गुरु तेग बहादुर लाल किला हिंद की चादर अपना शीश निछावर किया। आज जो साहिबजादों का दिन है, उनको शहादत का जाम बड़ी छोटी उम्र में करना पड़ा। तो सिख कौम तो मजलूमों के लिए सजाई गई। तो सारे गुरुद्वारा साहब के अंदर सिख कौम इकट्ठी हो, मेरी बहनें भाई बच्चे इकट्ठे हों, अरदास हो, और मीडिया को बुलाया जाए
बस 3 बातें कहनी है कि उसमें भी तकलीफ है। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, हम खालिस्तान नहीं चाहते। जो पगड़ी पहन करके सिख कौम को बदनाम करने के लिए खालिस्तान की देश को तोड़ने की बात करते हैं, हमारा उनसे कोई नाता नहीं। ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले हैं। क्या इतनी कहने में तकलीफ है हमें? तिरंगा झंडे को पैरों में रोदा जाता है, भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाता है, भारत मां को गाली दी जाती है, और ये पगड़ी से आवाज ही ना उठे। वाई? हम भारतीय हैं। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूं, 14 बार बम्बों गोलियों से हमले के बाद मेरी कभी बम्बों गोलियों से कभी मौत आए, बस अंदर से इतना निकले, आखिरी समय इतना वक्त देना, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, और तेरे चरणों में समा जाऊं। क्या बात? कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई? तो मैं फख्र से कहता हूं, अगर मेरे से पूछे, आप पहले सरदार हैं या भारतीय हैं, मैं फख्र से कहूंगा सबसे पहले मैं भारतीय हूं, फिर मैं सरदार हूं। मेरी पहचान भारतीय है। ये सबसे बड़ी कमी है। मैं सरकारों को भी कहता हूं, हमें किसी के तरले मारने की, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ कौम जिस दिन सामने आएगी पगड़ी पहन करके और कहेगी हम भारतीय हैं, हम खालिस्तानियों के खिलाफ हैं, हम अहमदाबाद में हैं, हम बड़ौदा में हैं, हम महाराष्ट्र में हैं, हम भोपाल में हैं, हम बिहार में हैं, हम यूपी में हैं, हमारे गुरुद्वारे हैं, हमारे कारोबार है, कि किसी सिख भाई को तकलीफ होती है, पर जब तिरंगे झंडे का अपमान हो क्यों ना को बोले। तो मैं एक बात आपको गारंटी से कहना चाहता हूं, ये एटम बम का काम करेगी खालिस्तानियों के लिए। और आखिर में मैं ये कहूंगा, इतने बार बम गोलियां शरीर के खाने के बाद बोनस की जिंदगी में, जो रोज चैनलों के अंदर आप खालिस्तान की बात सुनते हैं, पता नहीं खालिस्तान बन ना जाए। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारे टूटे हुए शरीर से, हमलों से, जख्मी शरीर से, या हमारी लाशों से पहले की तरह गंदी हनेरी की तरह निकल जाएगा। प्रथम राष्ट्र था, प्रथम राष्ट्र है, और प्रथम राष्ट्र रहेगा। कोई आप सवाल पूछना चाहेंगे तो मैं जवाब। थैंक यू सो मच बिट्टा जी। आज हम सभी प्रेस के साथ मौजूद हैं और कई ऐसे हस्तियां जिनको बड़ौदा सुनना चाहता है, हजारों की संख्या में सुनना चाहने वाला है आज। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवध ओझा जी टू प्लीज एड्रेस द मीडिया, फॉलोड बाय वरुण जी एंड एवरीवन। थैंक यू मनोज। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं सबसे पहले कुणाल एंड टीम को थैंक यू कहूंगा कि आज इस छात्र संसद में उन्होंने हमें आमंत्रित किया, और सस्टेनेबल भारत जो हमारी थीम है उस पर आज हम अपने युवाओं से कुछ बातों की चर्चा करेंगे कि इतना बड़ा देश, 1 अरब 50 करोड़ का देश, इतना योग्यता वाला देश, और हम कब तक एप्पल और OnePlus खरीदते रहेंगे? हम जब ये चीजें खरीदने जाते हैं, ठीक है अभी हम बोइंग नहीं बना सकते, मोबाइल तो बना ही सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा काम करना है, बड़ा छोटा सा काम करना है कि जैसे ही पैसा कंट्री में आता है, हम पढ़ते क्यों हैं? सीखने के लिए। वो तो ये देश है जो कह रहा है पढ़ो नौकरी करने के लिए। नौकरी इज अ बाय प्रोडक्ट, करते रहो ना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ग्रोवर साहब बैठे IIT करके, कौन नहीं जानता इन्हें कौन सी नौकरी कर रहे हैं, पूरी दुनिया को हंसाते हैं, पूरी दुनिया को। मैं पर्सनली बोल रहा हूं कि इनका कुछ ऐसे वीडियोस हैं, मैं कभी कभी ट्रैवल करता हूं या कहीं बैठा तो मैं इनको वॉच करता रहता हूं। मतलब ये मेरा वो है कि मुझे इतना, मतलब एक बैग आज्ञा चक्र खुल जाता है द मोमेंट ही स्पीक्स। लोग कहते हैं ना ध्यान करके आज्ञा चक्र खुलता है, मैं तो कहता हूँ यार वरुण ग्रोवर को सुनो, आज्ञा चक्र वैसे ही खुल जाया करेगा, और आज्ञा चक्र खुलेगा तो आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे। हमें कुछ नहीं करना। इंग्लैंड के पास 16वीं सेंचुरी में पैसा आया कैपिटलिज्म की वजह से। उसने क्या किया? उसने बनाया रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। हमें भी बनाना है रॉयल सोसाइटी ऑफ मुंबई, रॉयल सोसाइटी ऑफ अहमदाबाद। है क्या ये रॉयल सोसाइटीज? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट टू प्रमोट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और जिस दिन भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, टेक्नोलॉजी का देश होगा भारत। तकनीक ही तो चाहिए। कभी लोहे से स्टील बना लिया, कभी आज टेक्नोलॉजी, ये पूरा युग टेक्नोलॉजी का युग है, और उसकी शुरुआत होती है एजुकेशन से। तो मैं आज इस छात्र संसद के माध्यम से
गुजरात के युवाओं से और खासकर चूंकि ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम होगा तो पूरे भारत के युवाओं से इस बात पर चर्चा करने आया हूं कि सस्टेनेबल भारत मतलब कि 2047 तक हम भारत को सुपर पावर के रेंज में लाके खड़ा कर दें, और मोदी जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा, बड़ा काम कर रहे हैं। श्री राम टेम्पल 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होगा, लेकिन वो टेम्पल तभी सफल होगा जब भारत में श्री राम से प्रोग्राम बनने की तकनीक बताई जाए। त्याग और तपस्या ही तो है राम जी का मैसेज, और क्या है। आज सारे माँ बाप परेशान है कि भैया अपने बच्चों को बहुत पढ़ा रहे, ये गुटखा खा रहा है, वो बादाम वाला साबुन लगा रहा है, बादाम वाला शैम्पू लगा रहा है, बादाम वाली क्रीम लगा रहा है, खा रहा है गुटखा। क्योंकि आपने उसको टेम्परेचर क्लास में तो बढ़ा दिया, लेकिन आपने उसको ये नहीं बताया कि इस बॉटल को, ये जो ग्लास है, इसको चेंज करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस। उसी को भारतीय संस्कृति ने तपस्या कहा। तो हम टेक्नोलॉजी भी साथ में लेके चलेंगे, हम प्रभु राम से तपस्या भी साथ लेके चलेंगे, और हर युवा को ये बताएंगे कि तुमको श्री से प्रभु तक का रास्ता तय करना है, और 47 में हम दुनिया को डायरेक्ट करेंगे। बस यही आज सस्टेनेबल भारत का मुद्दा है। थैंक यू। जी नमस्कार। चल रहा है? हाँ अब आया, अब आया। अच्छा, मैंने भी बंद किया, उन्होंने भी उधर से बंद कर दिया। नमस्कार, आप सबका धन्यवाद कि यहाँ पे आने के लिए इतनी बड़ी संख्या में। मैंने इससे पहले कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हैं, तो मेरे अंदाजे में हमेशा 3-4 लोग होते हैं, आज काफी सारे हैं यहाँ पे, धन्यवाद। और तो और छात्र संसद का भी, इनकी पूरी टीम का धन्यवाद कि ये काम कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा एक ट्रिविया भी जोड़ देता हूँ इसमें कि मैं जब स्कूल में था, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ, और तो मैं भी हमारा जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट होता था उसमें मैं हिस्सा लेता था। और उसमें मैं उस समय जब यूथ पार्लियामेंट में हम लोग एक मॉक पार्लियामेंट भी करते थे, जिसमें कि आप संसद का एक पूरा अधिवेशन आप करते हैं, और उसमें मैंने विपक्ष की तरफ से मैंने सवाल पूछा था, और उसके लिए काफी बढ़िया वहाँ पे मतलब अखबार में मेरा नाम आया था पहली बार जिंदगी में, इसकी वजह से, यूथ पार्लियामेंट की वजह से। तो मुझे हमेशा याद रहता है। और अब जब यहाँ से इनका इनवाइट आया कि आप बात करेंगे क्या यूथ पार्लियामेंट के छात्रों से, छात्राओं से, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और जो आपका थीम है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, सस्टेनेबल भारत। और सस्टेनेबल के कई सारे मतलब होते हैं। एक मतलब जो मुझे लगता है आज की तारीख में जो पूरी दुनिया में एक तरह का मुझे लगता है मोरालिटी का स्ट्रगल चल रहा है इस समय। पूरी दुनिया में समझ नहीं आ रहा है कि क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, और उस पर सब तरह के विवाद चल रहे हैं। हर तरफ से उसमें आप पढ़ें, किसी भी विवाद को आप ज्यादा अगर अंदर तक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा दोनों ही जो साइड है वो उनके अपने अपने लॉजिक बहुत सही हैं। तो उसमें फिर मोरालिटी कहाँ रह जाती है? आप किसका साथ दें? आपके लिए सच क्या है? आपके लिए सही क्या है? जस्टिस क्या है? ये आइडिया जो है, इनका रास्ता मुझे लगता है किताबों से, खास करके जो पाठ्य पुस्तकों से उतना नहीं मिलता, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें जो हैं वो आपको मदद करती हैं ओपिनियन बनाने में, लेकिन वो आपको मोरालिटी का जो प्ले है जो कहानियों से मिल सकता है। जो कल ही मेरी एक छात्रा से बात हो रही थी जो कि काम कर रही है इसी पे कि किस तरह से लिटरेचर या सिनेमा आपको किरदार से जुड़कर एक ही चीज के सारे पक्ष समझने का मौका देती हैं, और उससे फिर आप खुद को आप उसमें बिना एक एक्चुअल सिचुएशन में गए हुए आप समझ सकते हैं कि मोरालिटी किस तरह से काम कर रही है। जैसे कि एक किरदार है फिल्म में, मान लीजिए किसी भी फिल्म में, जो कुछ गलत काम कर रहा है, जैसे वास्तव जैसी एक फिल्म थी संजय दत्त की। अब वो गलत काम कर रहा है, लेकिन आपने देखा है वो किस परिस्थिति से आया है और क्यों उसको गलत काम में जाना पड़ा, और उसके बाद फिर वो गलत काम करने में शायद उसको मजा आने लगा। फिर उसके बाद एक बार उसके अंदर की आवाज आई आत्मा की कि क्या मैं गलत हूं। तो ये सारी चीजें आप उसके थ्रू अपनी जिंदगी में जी सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके लिए मॉरल चॉइस क्या है। तो अब मैं आता हूं भारत पर। मुझे लगता है इस समय दुनिया में मोरालिटी का जो एक लैक है और कंफ्यूजन है,
और जो मुझे लगता है पाश्चात्य सभ्यता में उस पर बहुत ज्यादा काम भी नहीं हुआ है। हमने हमेशा से काम किया है। हमारे आप जितने भी पुराने ग्रंथ ले लें, जितने भी पुरानी हमारी पुस्तकें ले लें, हमेशा से मोरालिटी उनका सेंटर रहा है। महाभारत में जितनी भी कथाएं हैं, हर कहानी में आपको मोरालिटी का प्ले मिल जाता है। उसके अलावा आप कथा सरित सागर ले लें, आप पंचतंत्र ले लें, आप जातक कथाएं ले लें, सब में मोरालिटी उनके कोर में है और वहां से आप समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है मैं जो आज बात करना चाहता हूँ शाम को छात्र छात्राओं से, वो है कि कहानियों के जरिए कैसे हम एथिकल बिहेवियर, कैसे हम जस्टिस, कैसे हम सत्य तक पहुंच सकते हैं कहानियों को, या खुद को एक आर्ट की दिशा में आर्टिस्ट बनकर, या कहानियां पढ़कर, या किताबें पढ़कर, या फिल्में देखकर, या किसी भी तरह का जिसको लिबरल आर्ट्स कहते हैं, उसके जरिए आप कैसे एक नई दुनिया गढ़ सकते हैं। और उस दुनिया को गढ़ने में मुझे लगता है इस समय भारत बहुत बहुत सारी कैपेबिलिटी है हमारे पास, बहुत बड़ा एक यूथ है, और उसके साथ साथ हमारा एक कल्चर है, वाद विवाद का कल्चर है, कहानियों का, किस्सों का। और एक तरह से जो मेरा काम है, जिसके बारे में सर बोल रहे थे कि कॉमेडी, तो कॉमेडी के जरिए, सटायर के जरिए विदूषक परंपरा रही है हमारे यहाँ हमेशा से, जिसमें कि खुद राजा के दरबार में एक विदूषक रहता था जो सवाल पूछता था, और प्यार से, तमीज से पूछता था, लेकिन हाँ थोड़े तीखे सवाल होते थे। तो मुझे लगता है वो परंपरा भी, उसका भी मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, कहानियों का और कविताओं का और गीतों का और सटायर या व्यंग्य की परंपरा का। और इसके जरिए हम कैसे एक मॉरल कंपस ढूंढ सकते हैं, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। धन्यवाद। Thank you so much. Before we ask the questions to our guests, मैं चाहूँगा, we have a very young actor with us. If he can also speak a little about how your journey has been, so that everyone, I am sure we've seen you in Patal Lok, we've seen you in different OTT platforms. Please, the mic is all yours. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ for having me here. Such a brilliant platform. इतने छात्र आते हैं। मैं actually खुद student हूँ, तो ज्ञान देने के जगह मैं एक्चुअली ज्ञान लेने आया हूँ। मुझे सीखने में भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। मैं पढ़ाई भी साथ में कर रहा हूँ, एक्टिंग तो चल रही है। थिएटर कर रहा था मैं 2012 से, 7 साल थिएटर किया मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, बट पढ़ाई हमेशा चलती रही। स्टूडेंट हमेशा था मैं। घर में भी पढ़ाई की हमेशा परंपरा रही है। दोनों पेरेंट्स प्रोफेसर हैं मेरे। कुछ प्रेशर नहीं था ऐसा कि मतलब मुझे भी उसी में जाना है, पर एजुकेशन कंप्लीट करनी है तो हमेशा प्रायोरिटी था और रहेगा। तो more than anything else, I'm just very grateful to be here, to be here with such esteemed guests, and also have the honor of learning in such a platform, because I'm a student myself. So yeah, that's what I'm really thankful to be here. And again, I am an actor, but I'm also a student, so I'd love to learn and love to grow here as much as I can in the short while that I am here. Thank you so much. And from here we can start, हम लोग questions one by one करके हमारे guests को पूछ सकते हैं, and after that we will end the press conference. Anyone? Yes. बेटा जी, आप कश्मीर से आतंक कहीं ना कहीं पंजाब की ओर शिफ्ट हो रहा है, क्या आप ये मानते हैं कि हो सकता है पंजाब में भी अब आतंक कहीं ना कहीं हावी हो थोड़ा बहुत? कोई चीज, हाँ, ये भी चलो कश्मीर में, लो ये भी क्या हो, ये भी चलो। कश्मीर में तो 75% आतंकवाद समाप्त हुआ है। अभी भी कहीं ना कहीं वाकया चलते हैं। अभी 3 हमारे जवान शहीद हुए। पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ 6 या 7 या 8 साल के अंदर, जिसमें 19,000 हिंदू भाई शहीद हुए, बाकी सिख थे, सेकुलर सिख थे, हमारे जैसे लोग थे। 36,000 लोगों के शहीद होने के बाद, 36,000 कहना बड़ा आसान सा लगता है, 36,000, और मैं कई बार हैरान होता हूं
जिन लोगों की गलतियों से आतंकवाद आया, जिस कांग्रेस पार्टी में पुराना मैं कार्यकर्ता रहा, बहुत बड़ी राजनीतिक लोगों की गलतियां थी। और जब मैं वहां पे पंजाब के अंदर या कनाडा अमेरिका के अंदर सारी चीजें देखता हूं, क्योंकि कश्मीर का टेररिज्म और पंजाब का टेररिज्म पीछे इनके पाकिस्तान है, ISI है। अब जैसे कनाडा में फंडिंग आ रही है, अमेरिका में फंडिंग आ रही है, उसके थ्रू नार्को टेररिज्म आ रहा है बॉर्डर के जरिए, है पीछे इनके ISI। सबसे बड़ा सवाल है कि जो भिंडरावाला हरमंदिर साहब के अंदर था, लोग बाहर मारते थे, हरमंदिर साहब में चले जाते थे। अब उसको तो इन्होंने बना लिया गुरु। अगर आप भिंडरावाले का किसी गुरुद्वारा साहब में चले जाएंगे, जहां या बाहर या अमृतसर में या पंजाब में, वो कहेंगे ये तो हमारे गुरु हैं। और जब मैं उनकी तस्वीर देखता हूं, संत जरनैल सिंह भिंडरावाला, किसी के कहने की ये हिम्मत नहीं है कि इसके कारण 84 के दंगे हुए, इसके कारण 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। पंजाब में टेररिज्म लाने के लिए पूरी कोशिश है ISI कि कश्मीर में वो फेल हो गए, अब पंजाब में टेररिज्म दोबारा लाए। वही कारण है कि कनाडा के अंदर आपने देखा कि मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, महात्मा गांधी का जो स्टैचू है उसके हमले हो रहे हैं, अम्बेसियों पे हमले हो रहे हैं। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं यही कहूंगा कि जो हमारा सिख समुदाय है, हमारे गुरुद्वारा साहब हैं, उनको सब बातचीत करें, जो मैंने अभी आपको कहा। और वही इनका एक जवाब है। जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया कि अगर कोई मेरा हिंदू भाई बोलेगा तो अरे ये तो हिंदू है, जो मैं सुनता हूं, अरे ये फिरका परस्त है, मैं सुनता हूं, अरे ये RSS का, अरे ये BJP का है, तो हमारी कौम से क्यों ना को बोले। टेररिज्म बिल्कुल हिंदुस्तान में कंट्रोल है। पर जो आपने सवाल पूछा, बड़ा गहरा सवाल पूछा कि पंजाब के अंदर इसकी पूरी फिर दोबारा तैयारी चल रही है कि पंजाब को डिस्टर्ब करे, और इसके पीछे ISI और पाकिस्तान है। मगर बेटा जी, मुझे आपसे ये जानना है कि आप कांग्रेस रेजिम में मिनिस्टर भी रहे। अब बार बार गृह मंत्री ने सदन के पटल पर ये कहा कि POK और अक्साई चीन ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। किसने कहा? गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि POK और जो अक्साई चीन है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। मुझे आपसे वो जानना है कि आप किस तरीके से कंपेयर करते हैं, क्योंकि आप जो दौर से गुजरे हैं, आतंकियों के सामने जिस तरीके से लोहा लिया, अब आप मानते हैं कि ये जीरो टॉलरेंस सरकार का, ये जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के खिलाफ? देखो जी, आप 7 साल पहले का भारत देखें। मैं शहीद परिवारों के घरों में ही रहता हूं, अभी भी उनके साथ मेरा संपर्क है। और आज का भारत देखें, एक सवाल है मेरा, आपसे भी सवाल है, देश की जनता से सवाल है, पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल है। अगर अब आतंकवाद समाप्त हुआ, कंट्रोल हुआ, लाखों शहादतें हुई, जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, तिरंगे झंडे का अपमान होता था, गोली का जवाब गोली दिया जाता था, एक गोली अगर उधर से चलती तो हमें जवाब देने के लिए दिल्ली से पूछना पड़ता था। अगर सरदार पटेल जी की उस वक्त पॉलिसी को इन्होंने माना होता तो आज हमारे लाखों जवानों की शहादत ना होती, आज कश्मीर के अंदर हालात खराब ना होते, आज 26/11 की घटना ना होती, आज पार्लियामेंट की घटना ना होती, आज एक दिन के अंदर 120 लोगों को जयपुर के अंदर शहीद कर दिया जाता है, वो ना होता, आज भी तो अमन शांति आए। तो इसका मतलब पुराना जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं हम लोगों की गलतियों से, इनको गलती माननी पड़ेगी। वो जो भी जवान शहीद हुए, जो भी आम पब्लिक शहीद हुए, उसके जिम्मेदार उस वक्त के हम जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी सरकारें थी। आज हुआ तो पहले क्यों नहीं हुआ? सरदार पटेल जी को कई ऐसे कामों में कश्मीर में रोका गया जो उनको रोकना नहीं चाहिए था। आज ऑक्युपाई कश्मीर अपने पास होता। और जो अमित शाह जी का कल का पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है, टेररिज्म के ऊपर कानून सख्त बनाया, कोई भी देश के खिलाफ नारा लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कह दिया। अब छोटी सी बात है, हमारे प्रकाश सिंह बादल की नूंह है, सुखबीर बादल की वाइफ ने पार्लियामेंट में कल बोला, आपने सुना होगा, पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह, जिन्होंने मौत का कफन बांध करके KPS गिल के साथ मिलकर के टेररिज्म को खत्म किया, समाप्त किया, और उनको बम्बों से उड़ा दिया जाता है। उससे पहले मेरे ऊपर हमले हुए, 1 साल पहले मैं बच गया, वो चले गए। अब जिस आतंकवादियों ने हमला किया है उसकी पंजाब से मूवमेंट चलती है, गुरुद्वारा से आवाज आती है,
आप लोगों का खून पसीने का जो हम सिर झुका के पैसा चढ़ाते हैं, उनके लिए वकील खड़े होते हैं कि इनको छोड़ दिया जाए, सरकार के ऊपर प्रेशर डाला जाता है पार्लियामेंट के अंदर, और अमित शाह जी उसको कहते हैं। जो लोग गलती मानने को तैयार नहीं और कहते हैं हमने इसको मारा है, हमें फांसी दे दो, तो किस बात का हम वो करें? तो पॉलिटिकल पार्टियां कोई भी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, टेररिज्म के ऊपर हमको सब एक मंच पे इकट्ठा होना होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी ये निज्जर का मामला हो या निज्जर का मामला हो या फिर पन्नू का मामला हो, जिस तरीके से अमेरिका और कनाडा में जिस तरीके से जो स्थिति का सर्जन हो रहा है, आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये भारत पर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर डालने की भी बात हो रही है? आपको ऐसा लगता है? देखो जी, एक बात आप देख लें, जब कनाडा ने ये हरकत की पन्नू वाली, तो भारत ने स्पष्ट स्टैंड ले लिया, यहाँ की एम्बेसी हटा दी उसी वक्त, जहां आपका कोई काम नहीं। अब जहां तक अमेरिका की बात है, हमें अमेरिका पे ये उम्मीद नहीं थी कि जब पन्नू ने ये स्टेटमेंट दी 1 महीना पहला, इंडियन एयरलाइन के प्लेन में नहीं चढ़ेंगे आप, नहीं तो उड़ा देंगे। और कनिष्का प्लेन उड़ाया था कनाडा से, 300 लोग शहीद हुए, छोटे छोटे बच्चे चले गए, इस दुनिया से हुआ। और अमेरिका ने जब भारत ने पन्नू के खिलाफ कार्रवाई की बात की, तो अमेरिका ने पन्नू को सपोर्ट कर दिया, जबकि 11 सितंबर की घटना ओसामा बिन लादेन ने की, उसके बाद भी अमेरिका नहीं समझा। अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां पंजाब के खालिस्तानी वहां पे अपना पूरा उन्होंने अपना जमावड़ा बना रखा है। आपने देखा होगा कभी यूट्यूब निकालिए, एक तरफ ज्यादा गुजरात के लोग होते हैं, तिरंगे झंडे हाथ में होते हैं, और दूसरी तरफ खालिस्तान के झंडे होते हैं, पगड़ी क्यों नहीं? ये बार बार मैं उसी सवाल पे आऊंगा, मैं भी तो हूं, मैं भी तो आपके सामने हूं। आप मेरे, अगर मैं आपसे पूछूं आप मुझे क्या, आप तो मुझे कहेंगे मैं भारतीय हूं, यही मेरी पहचान ना, दूसरा क्यों ना बनाए। सवाल सबसे बड़ा कि अमेरिका कनाडा के ऊपर पूरा प्रेशर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से जा रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी डिफेंस पॉलिसी, हम बड़े मजबूत है इस तरीके से। आज अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ना होते, अजीत डोवाल जैसे सुरक्षा सलाहकार ना होते, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी जैसे ना होते, तो हम कहाँ होते? ये भगवान की कृपा कि हमें ऐसे योद्धे दिए जो इस चीज को सबको टैकल कर रहे हैं। जी सवाल आपसे, अगर बात करें तो आज तक जो फिल्मों का ट्रेंड चला है, एनिमल जैसी फिल्में जो आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो बननी चाहिए, इससे युवा लोगों पर असर पड़ रहा है? अच्छा, मैंने देखी नहीं है एनिमल, मैंने सिर्फ सुना है उसके बारे में, क्योंकि लाइन से वो 3-4 एक तो जानवर आ गए, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। वो एनिमल है, टाइगर है, डंकी है, बहुत जानवर ही जानवर आ रहे हैं, इसलिए वो हम ना थोड़ा चाह रहे हैं कि जानवरों से थोड़ा सा दूर रहें और हम इंसानों की बात करें। तो बाकी मैंने देखी नहीं, जितना मैंने सुना है उसमें अब सब तरह के व्यूज हैं। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि फिल्म बहुत मिसोजिनिस्टिक है, और वो जो मुख्य पात्र है उसका वो बहुत ही देखिए, वायलेंस तो हर फिल्म में हमेशा से रहा है, वायलेंस, और वायलेंस से मुझे नहीं लगता है कि वायलेंस कोई बहुत बड़ा मुद्दा रह गया है फिल्मों में। हाँ, फिल्में समाज को इन्फ्लुएंस करती हैं, तो मुझे बस ये लगता है कि कहानी आप कोई भी कहिए, और हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप कोई भी कहानी कह सकते हैं। कहानी किस तरह से जनता को इन्फ्लुएंस कर रही है, या यंग माइंड्स को इन्फ्लुएंस कर रही है, या उसकी थोड़ी सी आपके पास खुद मॉरल क्लैरिटी होनी चाहिए, बस इतना है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कुछ बनाया है, उसका जो असर होता है होने दो, मेरा काम था बनाना और पैसे कमाना, वो मैंने कर लिया। तो एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट होना सबसे पहले अपने आप में एक तरह का एक्सेप्टेंस है कि मैं जो कर रहा हूं उसका समाज पे असर होगा, वरना तो आप क्यों ही आर्टिस्ट बने हैं। आप नहीं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए कोई आर्टिस्ट नहीं बनता है। किसी को लगता है कि मेरे पास कुछ नया है कहने को जो किसी और ने नहीं कहा है, या कुछ नया है, एक नया तरीका है किसी चीज को दिखाने का जो किसी ने नहीं देखा है, तो मेरी नजर से दुनिया को देखो, वो होता है आर्टिस्ट। अगर वो आर्टिस्ट कोई भी हो, वो, और इसमें मैं सिर्फ एनिमल की नहीं, हर फिल्म की बात कर रहा हूँ, और जिस तरह की फिल्में मुझे पसंद है उसमें ये होता है कि आर्टिस्ट को क्लैरिटी होती है कि वो जो कर रहे हैं। अगर आर्टिस्ट कहे कि हाँ मैं चाहता हूँ कि दुनिया
जग जाए और मैं इसीलिए फिल्म बना रहा हूँ, तो वो उस आर्टिस्ट का मैं सम्मान करूंगा। जो आर्टिस्ट बोलता है कि मैं चाहता हूँ दुनिया सुधर जाए इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई है, उसका मैं सम्मान करूँ। जो आर्टिस्ट ये बोले कि मैंने बनाया है अब इससे दुनिया जले या सुधरे, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, वो बड़ा कंफ्यूज्ड आर्टिस्ट है। बस मैं इतना कहूँ। पर एनिमल जैसी मूवीज का अगर भारत के सदन के अंदर भी संसद द्वारा कहा गया कि इस तरह की वर्गल जो कंटेंट्स है वो कहीं ना कहीं मूवीज के अंदर है और वो मूवीज को रेटिंग दिए जाते हैं और सेंसर बोर्ड भी पास करता है, आप उसको किस तरीके से? अच्छा, मुझे नहीं पता एनिमल के बारे में संसद में बात हुई है। अच्छा, तो ये तो मुझे नहीं पता था। लेकिन आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा फिर से आप दोबारा बोलेंगे कि इस तरह की फिल्मों को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि नहीं, ये पूछ रहे हैं आप। देखिए, सेंसर का काम है सिर्फ ये बताना कि ये फिल्म 18 साल से ऊपर वाले देख सकते हैं कि 12 साल से ऊपर वाले देख सकते हैं या सब देख सकते हैं। उनका काम रेटिंग देना है, वो सर्टिफिकेशन एजेंसी है। अगर आपको उसका पूरा नाम जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, वो सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद समाज हमारे हिसाब से इतना मैच्योर है और होना चाहिए कि वो फिल्म से कितना इन्फ्लुएंस होता है, और दूसरा आर्टिस्ट की एक अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अलावा सेंसर बोर्ड का काम तो रेटिंग देना है। मेरा क्वेश्चन है अवध सर से, जैसे आप इतने सालों से एजुकेशन की फील्ड में हैं, तो आपने काफी सारे मतलब आप यूपीएससी के काफी लीडिंग कोच हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इतने सालों से आप इस फील्ड में हैं एजुकेशन की, तो क्या रिफॉर्म आपने नोटिस किए हैं और आप ऐसा आपके क्या ऐसे रिफॉर्म्स है जो आप चाहते हो कि एजुकेशन सिस्टम में आए हमारे इंडिया के? मेरा भी इनका ही रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं इनको बोल कई छात्र विदेश भी जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मानना है कि एजुकेशन इज फॉर एनलाइटनमेंट। मैं ये नहीं मानता कि एजुकेशन इज फॉर एम्प्लॉयमेंट। दैट इज द लीस्ट वर्जन ऑफ एजुकेशन। अब वो जो एनलाइटनमेंट वाली एजुकेशन होगी, वो लड़का अगर बीएससी करके लड़का गुटखा खा रहा है, मतलब हम जब भी कुछ खाते हैं तो उसके पीछे देखते हैं इसमें कंटेंट क्या है, फैट कितना है, शुगर कितना है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है। वो पढ़ा लिखा लड़का अगर गुटखा खा रहा है विदाउट एनी कंटेंट के, वो भी तब जब उस गुटखे पे फोटो बना के लिख दिया है कि इट कॉजेस कैंसर, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम इज अ कंप्लीट फेलियर। हमने लिख दिया कि अब इतना ही लिखना बाकी था कि खाओगे तो मर जाओगे, ये स्पष्ट लिखना बाकी था। तो दिस इज अ वेरी बिग ड्रॉबैक ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो परसेंटेज को इतना वैल्यू देती है। मेरे पिताजी मुझसे बचपन से कहते थे कि देख, परसेंटेज कुछ नहीं होता। तो मुझे तो लगता था ये मेरे सबसे बड़ा दुश्मन, जो क्लास में हर लड़का परसेंटेज के लिए हमसे कहते देख, पावर सब कुछ होती है, क्योंकि 18 के बाद तुझे इस दुनिया में लड़ना पड़ेगा। अभी तू गिरेगा तो लोग बच्चा कह के उठा देंगे कि अरे अरे उठ जा, चींटी मर गई, अरे धूल गिर गई। लेकिन जब तुम जवानी में गिरोगे तो लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। तो बेटा उस वक्त खुद उठना पड़ेगा, और उस उठने के लिए ताकत की जरूरत पड़ेगी। तो आज का एजुकेशन सिस्टम ना ताकत पैदा कर पा रहा है। अभी जैसे अरुण भाई हमारे कह रहे थे मूवी के बारे में, अब एक मूवी बनी 3 इडियट, कितनी क्लासिकल मूवी बनी कि एक स्टूडेंट को रैंचो की तरह होना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए टीचरों से। यहाँ तो हमारे सिर्फ पत्रकार भाई पूछते हैं, मैं तो हजार लड़कों को क्लास में पढ़ाता हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। कभी कभी मैं उनसे पूछता हूँ, प्रवचन सुनने आए हो कि मर चुके हो? मतलब अगर आप क्लास में, मैं अगर क्लास में, तो कितनी बार क्लास से भगाया गया हूँ, गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछता था। मैं कहता था गुरुजी आप बताओ ना बताओ, कम से कम क्वेश्चन सुन तो लो। तो एनलाइटनमेंट, हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी को उसके सेंटर करना होगा कि हमारा बच्चा कम से कम सोचे तो का अच्छी डायरेक्शन में। जहां तक रहा विदेश का सवाल, आजकल क्या है ना, विदेश में पढ़ना एक फैड है, भले वो वहां से कुछ ना जान के आए। हिंदुस्तान आज का रोगी नहीं, इस मामले में बहुत पुराना रोगी है। हर चीज बाहर की चाहिए उसको, बस चले तो दुल्हन बाहर की ले आए, लाता ही है। जिनकी शादियां फॉरेन में होती हैं उनके यहाँ लोग बहुत देखने आते हैं कि भैया यूक्रेन की लड़की बहुत गोरी लड़की है भैया। जिस देश में लोग, जिस देश का युवा फेयर एंड हैंडसम लगाता है, मर्दों वाली क्रीम, भट्टा साहब है, क्या जज्बा है इनके अंदर, ये जज्बा चाहिए। मुझे नहीं लगता ये क्रीम व्रीम पे ध्यान देते होंगे। कहना क्या कहा अभी इन्होंने यहाँ बैठे बैठे कि अगर मैं मरूं तो लास्ट में अपनी भारत माँ का नाम लेके मरूं। युवा के लिए ये आइडियल होने चाहिए। इस देश का युवा फेयर एंड हैंडसम लगा रहा है, वो एक पता नहीं कौन सा
डीओ आता है, जिसका ऐड आता है, फॉग। मतलब लड़का पहले दिन कॉलेज गया और उससे लड़कियां बात नहीं कर रही हैं, बड़ा दुखी हो गया। वो दूसरे दिन आया, फॉग लगा के गया, परियां गिर रही हैं आसमान से। अरे जाहिल, ये अगर यही एजुकेशन सिस्टम रहा तो फिर बाकी सारी बातें करना ही बेकार है। तो ये इस देश का लोग जाएगा, आप कितना भी अच्छा कर दो। आप इस देश में कितने अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं इस कंट्री में। ऐसा थोड़ी कि हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं। वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन दिस वर्ल्ड। बहुत सारे लड़के हमारे यहाँ जेएनयू में पढ़ने आते हैं, लेकिन जो हार्वर्ड चला गया, स्टैनफोर्ड चला गया, या किसी भी टेम्पल चला गया, लंदन में चला, उसको बस ये दिखाना है कि भैया मैं लंदन से पढ़ के आया। किस जमाने में डॉक्टर्स होते थे वो यही लिखे होते थे, लंदन रिटर्न, तो बड़ा ग्रेविटी दी जाती थी। तो जब आप हमेशा बाहर को इतना वैल्यू दोगे तो लोग भागेंगे। तो ठीक है, वो उन्हें जाने दीजिए, कोई बात नहीं। पर अगर वो ना जाए तो हम अपनी एक तो फॉरेन रिजर्व बचाएंगे, दूसरी बात हमारी एजुकेशन सिस्टम प्रमोट होगी। तो मेरे ख्याल से अगर कुछ बहुत अच्छा लेने जा रहे हैं, कुछ अच्छा रिसर्च, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही एक्सेलेंट हैं, कई सारी यूनिवर्सिटियां दुनिया में बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। तो अगर ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो भारत में रहिए और भारत में पढ़ाई करें। गुजरात गवर्नमेंट ने कल एक अनाउंसमेंट किया है कि स्टैंडर्ड 6 to 8 के जो बच्चे हैं उनको स्कूल में गीता जी पढ़ाएंगे, उनका बुक का लॉन्च हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत शानदार, बहुत शानदार। उसको मैं इसलिए शानदार कह रहा हूँ क्योंकि गीता इज बेसिकली स्ट्रगल बिटवीन माइंड सेंसेस। बड़ी गीता किसी रिलीजन बेस्ड बुक नहीं है, इट इज ट्रू अबाउट गीता। वो एक संघर्ष है जिसको हम कहते हैं धर्म युद्ध। जैसे लड़का जब पहली बार शराब पिएगा तो उसके अंदर एक द्वंद्व शुरू होगा। अंदर एक पार्ट उसका बोलेगा कि नहीं पीना चाहिए, और एक पार्ट जो दूसरा पार्ट है जो उसको बाकी बाहर बैठे लोग समझा रहे हैं, कौरव गैंग वाले लोग समझा रहे हैं कि अरे तू बता यार, तू लड़का होकर शराब नहीं पिएगा। आजकल तो लड़कियों को भी इस तरह भड़काया जाता है, मॉडर्न वुमन, ठीक है। तो अब वो जो लड़ाई है, उस लड़ाई का चित्रण है गीता में। हम सब अर्जुन हैं। जब भी 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं, तो जब वो लड़का अर्जुन की तरह 20 साल की उम्र में पहुंचेगा तो उसकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। धर्म बहुत जरूरी है। हमें विरोध किसका करना है? पाखंड का। इस दुनिया में धर्म ने कोई संकट नहीं पैदा किया। इस दुनिया में अगर धर्म संकट पड़ता तो सिखिज्म का जो ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, उसमें सबसे ज्यादा दोहे हैं बाबा फरीद के, उसमें सबसे ज्यादा दोहे हैं संत कबीर के। इस दुनिया में धर्म का भी समस्या नहीं रहा। धर्म का एक गोल है रिफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसको नीचे से उच्चतम पर ले जाना है। जैसे सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जैसे वर्धमान महावीर बन गए, जैसे नरेंद्र विवेकानंद बन गए। तो उस उद्देश्य से अगर इस चीज को लॉन्च किया गया तो बहुत अच्छा कदम है गुजरात सरकार का। मैं तो कहता हूँ सबको फॉलो करना चाहिए। युवा, आज का युवा, भारत देश का युवा कहीं ना कहीं एक मैसेज है युवा के अंदर की स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग स्ट्रेस रिलीव करता है। आपको ऐसा कुछ लगता है कि युवा ये गलत मैसेज उनके दिमाग में? बिल्कुल गलत मैसेज है। और मैं तो क्या कहूँ, कभी कभी मैं बॉलीवुड पर इसको लेकर बहुत हमला करता हूँ, वो लोग मुझसे नाराज भी बहुत रहते हैं क्योंकि ये सब वही दिखाते हैं। जैसे मुकद्दर का सिकंदर मूवी है, अब उसमें अमिताभ बच्चन की गर्लफ्रेंड ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो वो होटल में बैठे हैं शराब लेके। अरे भैया दूसरी लड़की ढूंढ ले, शराब पीने की क्या जरूरत है? इस दुनिया में लड़कियों की कमी है। अगर ये दिखा देते तो उस लड़के के पास दूसरा मैसेज जाता, पर वो गाना गा रहे हैं और शराब लेके बैठे। और फिर डॉन मूवी दिखाया, उसमें जब वो एंटर करता है डॉन तो सिगरेट लेके बैठा। तो वो जो यंग माइंड से, स्मॉल माइंड से, उनको लगता है यार सिगरेट पीना मतलब यार समथिंग बिग। फिर जब वो 25 साल तक ऐसा कर लेते हैं, तब कोई संत आता कहता कपालभाति करो। स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ यूथ, तो कपालभाति करे, योग करे, ध्यान करे, खत्म हो जाएगा। सर एजुकेशन सिस्टम पर हम सबको पता है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा ठीक नहीं है, कैसे ठीक करेंगे? उसके लिए क्या गाइडलाइन सरकार के पास, हम सबके पास आनी चाहिए? एजुकेशन सिस्टम कितने सालों में हम दुरुस्त कर पाएंगे? नहीं, हमें तो टाइम लगेगा, कम से कम 10 साल मिनिमम तो लगेंगे ही। मतलब बात करने में तो 1 मिनट लगता है किसी चीज में, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में मिनिमम 10 साल लगते हैं। इसलिए 5 ईयर प्लान्स की बड़ी रोल रहा कि हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को इंप्रूव करें। एजुकेशन सिस्टम 2 काम करे। एक वो टेक्नोलॉजी बेस्ड, मतलब जो करंट डेवलपमेंट्स हैं, जैसे अगर हम आइंस्टीन को छोड़ देंगे तो भी हम अपंग हो जाएंगे। हमें आइंस्टीन को नहीं छोड़ना है। हम आइंस्टीन और पतंजलि को पैरेलल पढ़ाएं कि एक लड़का योग भी कर रहा है, ध्यान भी कर रहा है, सूर्य नमस्कार भी कर रहा है, और फिर वो
साइंस भी पढ़ रहा है, ह्यूमैनिटीज भी पढ़ रहा है, तो दैट विल बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन इन दिस कंट्री। आपने इंस्टीट्यूट की बात की, खाली कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर जो इंस्टीट्यूट थे वहाँ पे सुसाइड केस जो थी उसमें बढ़ोतरी देखने मिली थी। आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि युवाओं को जो थिंकिंग है जो सुसाइड की तरफ ले जा रही है उससे कैसे बाहर निकले? छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता जी थी वो उनको रामायण सुनाती थी, महाभारत सुनाती थी, राम के बारे में बताती थी, कृष्ण के बारे में बताती थी। आज के हमारे ज्यादातर पेरेंट्स हैं वो तो अपने छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस देते हैं, छोटे छोटे नर्सरी में टॉप करने को बोलते हैं। नर्सरी में कौन टॉप करता है? और नर्सरी में टॉप करके बिगाड़ी क्या लोग हैं? और पेरेंट्स हमारे अपने बच्चों को कवि बनाए हुए हैं। कोई भी मेहमान घर से आएगा अपनी बेटी को बुला लेंगे, हाँ बेटा अंकल को पोयम सुनाओ, मैं कोर्ट पोएट हूं, सबको पोयम सुनाऊं। तो जिस तरह से शरीर को मजबूत करने के लिए प्रोटीन चाहिए, ऐसे मन को अगर बचपन से मजबूती दी जाए। भाई छत्रपति शिवाजी महाराज एक साम्राज्य से लड़ रहे हैं तो मन की ताकत से ही तो लड़ रहे थे, और वो भी इस 15 साल में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। तो आज समाज में सबसे बड़ी कमी यह है कि हम अपने बच्चों को स्ट्रेंथ देने के बजाय प्रेशर देते हैं बचपन से, वो चाहे टीचर हो और चाहे फैमिली मेंबर्स। We'll have one last question, please respect the time. Last question, yes. सर की वजह से आपने बोला कि मैंने 7 साल एनएसडी में बिताए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, फिर भी एक कंप्लीट एजुकेशन की बात जब आपने की तो बोले वो तो करना ही है। तो क्या आप मानते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपने कंप्लीट एजुकेशन नहीं लिया है? तो आई थिंक एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो प्रोडक्शन मैनेजर है पराग शर्मा, उनका एक थिएटर ट्रूप है, तो मैं उसके अंदर थिएटर करा था जिस दौरान मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्राइबल फेलोशिप मिला था। मैं स्टूडेंट नहीं था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, मैं अभी भी कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ और इग्नू से कर रहा हूँ मैं, तो पढ़ाई तो मेरी चालू ही है। और बस यही बात है कि क्योंकि साथ ही साथ मैं ये करियर भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पढ़ाई व्हाट आई मेंट बाय मुझे कंप्लीट करनी है, इसकी बैचलर्स तो कंप्लीट करना ही है, उसके बाद होपफुली मास्टर्स भी कंप्लीट करना है। इसलिए नहीं कि मैं कोई अल्टरनेटिव मीडियम खोज रहा हूँ, बट वही मतलब आई वांटेड टू बी एजुकेटेड फॉर एनलाइटनमेंट मोर देन एम्प्लॉयमेंट। एक आई वांटेड दैट कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ दैट आई एम एजुकेटेड और मैंने इतनी पढ़ाई करी है, और वो एक चीज है जो आपको आगे बढ़ने में और सोसाइटी को फेस करने में आपकी सहायता करती है। I would like to thank our media friends, and before we leave, I would like to request Dhavalji from the group of Marriott, who's been such a good host, to just give the vote of thanks, and we will end the press conference. Thank you so very much, Kunal. From the entire team of Marriott, I would like to thank Kunal and the entire Chhatra Sansad team, to give us this. સમાચારોનો સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને ફોલો કરો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।